नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी अब तक ये बात जान चुके होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले लोकसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि आने वाले 5 सालों तक कौन चलाएगा हमारे देश की सरकार। लेकिन जैसे ही हमारे देश में चुनावों की घोषणा होती है, चाहे बात हो किसी भी स्तर की, लोकसभा हो, विधानसभा हो या किसी और मामले में चुनाव हो रहे हो, तो चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू कर दिया जाता है और यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के परिणाम आने तक लागू रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जिस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है तो क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं व्यवस्था में। तो वही है पूरा मामला। एक प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है, कुछ इस रूप में बन सकता है, हो सकता है आपसे फ्री में पूछ लिया जाए। यदि चीज़ें पहले ही आपने समझी हुई हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। चीज़ें नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप हर एक बात जान जाएंगे। पहले कुछ खास बातें, जैसे कि भाई आपको बता दिया मैंने पहले कि चुनाव की तिथियों की घोषणा होती है तो उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, परिणाम आने तक लागू रहेगी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत की 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे। इन 4 राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। इन 4 राज्यों में भी लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार चल रही है, हो सकता है कि अगली बार जब चुनाव हो तो पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो, यह भी संभव है। बाकी देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 4 जून 2024 को परिणाम आएगा। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 17वीं लोकसभा यानी कि वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है सरकार का, वह 17वीं लोकसभा का है। चुनाव होंगे 18वीं लोकसभा के लिए, यह बात भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। 17वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, इस रूपों में, तो चीज़ों को इस रूप में भी याद रखना। पहले चरण का जो चुनाव है वह 19 अप्रैल को होगा, जबकि 7वें चरण और अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है कि 4 जून 2024 को परिणाम आ ही जाएंगे। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, क्या क्या परिवर्तन हुए समझ लेते हैं जरा व्यवस्था में एक बार। आदर्श आचार संहिता बनाई क्यों गई है? ताकि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया के दौरान संतुलित रहें। ऐसा ना हो कि व्यवस्था किसी एक पार्टी को या किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में झुकी रहे, बाकी सब लोग मात्र पुतले की तरह चुनाव लड़ें। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, सभी को समान अवसर मिले, समानता के आधार पर चुनाव हो। इसीलिए आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। इसको लागू किए जाने का जो खास उद्देश्य वह है सत्तारूढ़ दल को लाभ से वंचित करना। जो सरकार बनी हुई है, जो पार्टी वर्तमान सरकार चला रही है, उस पार्टी को कोई विशेष लाभ प्राप्त ना हो, उसके लिए चीज़ों को हतोत्साहित करना जरूरी है। इसीलिए आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। वरना हो सकता है कि वह पार्टी जो गवर्नमेंट फंड्स हैं और जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसका उपयोग करे अपनी पार्टी के हित के लिए और पूरा चुनाव उसके अनुरूप ही संपन्न हो। तो इसी वजह से यह पूरा मामला सामने आता है और आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है ताकि सबके लिए व्यवस्था समान हो जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और समान अवसर आधारित व्यवस्था का सृजन किया जा सके। क्या क्या प्रभाव होते हैं जब कहीं पे भी चुनाव होता है या जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है, तो पूरे देश में क्या परिवर्तन होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और सभी कैंडिडेट्स को किस प्रकार से व्यवस्था का पालन करना होता है, यह भी हम लोग जरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं सरकारी घोषणाओं के लिए। यहां पर कहा गया है कि अगर जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकारी घोषणाएं नहीं होंगी। यानी कि जो सरकार बनी हुई है वर्तमान में, जो पार्टी सरकार में है, वो यह घोषणा नहीं करेगी कि आपकी सरकार आपके लिए यहां पर अब सड़क बनाएगी, आपकी सरकार आपके घर तक बिजली पहुंचाएगी। नहीं, आपको अब जो भी घोषणाएं करनी है, जो भी वादे करने हैं, वो आप एक कैंडिडेट के तौर पे कर सकते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक स्टार प्रचारक के रूप में आप यह काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार के रूप में आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हम अभी ये काम करवाएंगे या करवा रहे हैं या शुरू करवा दे रहे हैं आज से। ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना है। तो सभी प्रकार की सरकारी घोषणाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाती हैं आदर्श आचार संहिता लागू होते ही। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार CAA को लागू नहीं करती, तो आदर्श आचार संहिता अगर लागू हो जाती तो उसके बाद सरकार CAA को देश में लागू नहीं कर पाती। आदर्श आचार संहिता से पहले ही काम हो गया, तो इसीलिए व्यवस्था में स्वीकार कर लिया गया। तो किस प्रकार से सरकारी घोषणाओं पर प्रतिबंध होता है समझते हैं। देखिए, जो मंत्री हैं और जो अन्य अधिकारी हैं सरकार के, वो वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेंगे।
अब सरकार ये नहीं कहेगी कि आपके लिए पेट्रोल पर 2 रुपए कम कर दिए हैं, आपकी एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए कम कर दिए हैं। ऐसा कोई भी काम देश में अब नहीं होने वाला है। अभी पेट्रोल पे 2 रुपए कम हुए हैं, आपने देखा होगा। तो वित्तीय अनुदान नहीं देगी, कोई भी सब्सिडी नहीं देने वाली है, कोई रिलैक्सेशन नहीं देगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है या फिर इलेक्शन जो है वह वर्तमान सत्तारूढ़ दल की तरफ झुक जाए। ऐसी कोई घोषणा ना तो मंत्री करेंगे, ना ही उनसे जुड़े हुए अधिकारी करेंगे। ये चीजें पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। इसके अलावा वर्तमान में जितने भी हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सभी लोगों पे भी प्रतिबंध होता है कि अब आप कहीं भी शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कहीं पे किसी ने कह दिया मुख्य अतिथि कौन, प्रधानमंत्री, अब नहीं जा सकते, पहले जा सकते थे। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, अब सरकार का काम खत्म। कोई भी कैंडिडेट सरकार के रूप में कार्य नहीं करेगा। अब आप बस एक पॉलिटिकल पार्टी के या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब आप जो बातें करेंगे, जो काम करेंगे, एक अपनी पार्टी के लिए, अपने चुनाव के लिए करेंगे। सरकार के रूप में आप कोई कार्य नहीं कर सकते, मंत्री के रूप में कार्य नहीं करेंगे, अब कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई कार्य नहीं करेंगे। ये चीजें रुक जाती हैं यहाँ पर, जिससे कि चुनाव प्रभावित हो सके। इस दौरान शिलान्यास कार्यक्रमों में या परियोजनाओं या योजनाओं को शुरू करने का जो काम होता है वह सिविल सेवकों के पास होता है। उनको अनुमति होती है, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप जा सकते हैं, आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा नेता या प्रधानमंत्री, मंत्री इस प्रकार का काम नहीं करेगा। आप सरकार की तरफ से कोई वादे नहीं करेंगे। आपसे किसी ने कहा कि जी हमारे यहाँ पर लाइट की समस्या है, कल ही खंबे गड़वा देंगे, नहीं करना है ये काम। अब इस पे भी प्रतिबंध है। सड़क के वादे नहीं करेंगे, पानी के वादे नहीं करेंगे, सिलेंडर के वादे नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के वादे नहीं करेंगे। आप बातें रखेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ठीक है ना। आप कैंडिडेट के रूप में रखेंगे, सरकार के रूप में नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ये करवा दूंगा, मैं गृह मंत्री हूं तो मैं ये काम करवाऊंगा। ये सब चीजें नहीं होनी। इसके साथ ही आप कोई भी तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेंगे सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर। अब नियुक्तियां भी रुक जाएंगी इस पूरे के पूरी आदर्श आचार संहिता के लागू होने के दौरान। क्यों? क्योंकि फिर इलेक्शन प्रभावित हो सकता है। ये सब काम वह व्यक्ति कर सकता है जो सरकार में है, वही पार्टी कर सकती है जो सरकार में है, चुनावों को झुका सकती है अपनी तरफ। तो खासतौर पर सत्तारूढ़ दल को रोकने का काम चल रहा है, यहाँ पर यही चीज चल रही है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विवेकाधीन निधि और आधिकारिक दौरों पर भी प्रतिबंध होता है। मंत्रियों और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनके विवेकाधीन निधि से अनुदान देने पर, भुगतान करने पर भी मंजूरी नहीं होती। यानी कि अब आप सरकारी पैसा प्रयोग में नहीं लेंगे। अब आप उस पैसे को प्रयोग में नहीं लेंगे जो बजट के माध्यम से या आपको योजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए या किसी कार्य के लिए आवंटित किया गया है। आप ऐसा कोई पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी संसाधनों का उपयोग भी प्रतिबंधित होता है। यानी कि अगर आप सरकार में हैं तो आप चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी और कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे, निषेध है। अगर आप सरकार में हैं तो इस दौरान आप सरकारी विमानों का, वाहनों का, मशीनरी और कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे, परिवहन का उपयोग नहीं करेंगे, निषेध है। मैंने बताया कि सत्तारूढ़ दल को रोक रहे हैं खासतौर पर, ये बाकी तो कोई रुकेगा ही नहीं। वह सब तो नॉर्मली चुनाव लड़ रहे हैं ना। सत्तारूढ़ दल अपनी पावर का गलत यूज ना करे, इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। कोई भी मैदान है या कोई भी हवाई उड़ान है जिसका उपयोग किया जा सकता है चुनाव के अंदर, तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति है या तो उसका उपयोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, सभी कैंडिडेट करेंगी, जो नियम है, जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो इसके लिए विशेष व्यवस्था। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक एक दिन मैदान प्रयोग में मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी है तो उस स्थिति में आपका जब मन करे आओ, रैली करो, संबोधन करो और जाओ। ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा इस दौरान। यह भी नियमों में शामिल है। इसके साथ ही आवास और चुनावी प्रचार। अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी बंगला है, सरकारी कोई भी बिल्डिंग है, कोई विश्राम गृह है, डाक बंगला है या सरकारी आवास है, तो इस स्थिति में यह भी ध्यान रखना है कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी जो जीता हुआ सांसद है वह अब इसका उपयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए चुनाव में नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना है। पहली बात तो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इस समय एकाधिकार खत्म हो जाएगा। जो भी समान रूप से यूज़ किए जा सकते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई सरकारी बंगला मिला है, भवन मिला हुआ है, उस स्थिति में आप उसका उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में नहीं कर सकते हैं और वहाँ आप सार्वजनिक बैठकें नहीं करेंगे। आपको सिर्फ सरकार से जुड़े हुए कार्य करने हैं। अगर आप सरकार में हैं तो निर्णय लेने हैं, बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपके इलेक्शन को लाभ हो सके। प्रतिबंधित है। पक्षपातपूर्ण कवरेज से बचाओ। यह जो स्थिति है ये मीडिया के लिए है। समाचार पत्रों को और मीडिया को बोल दिया जाता है पहले ही कि देखो इलेक्शन है, जो सच है, जो सही है वही दिखाना।
ऐसा नहीं है कि कोई सरकार में है उसके गुणगान किए जा रहे हो, उसकी पक्ष की बात कर रहे हो, उसके ही गाने गाए जा रहे हो, बता रहे हो कितना अच्छा अच्छा किया है, बुरा बता ही नहीं रहे हो। आपको निष्पक्ष मीडिया की भूमिका निभानी है और किसी भी दल को लाभ देने से बचना है। और आपकी जो न्यूज़ होनी चाहिए फंडेड नहीं होनी चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो भूमिका निभाइए, लोगों के सामने सच लेके आइए, यह जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो पक्षपातपूर्ण कवरेज आप नहीं कर सकते। तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके मन में यह प्रश्न आता है कि सर मान लीजिए हमारे जो कैंडिडेट हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, उसकी बातों को नहीं माना, तब क्या होगा? तो देखिए इसके लिए भी स्थिति यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो किसी भी कैंडिडेट को सजा दे सके, संभव नहीं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यह बाकी और कानूनों पे निर्भर करती है, उससे जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर आपने जो भी कार्यवाही की है, जो भी गतिविधि की है, तो देखा जाएगा कि इसके लिए दंड कहां पर है। तो हमारे जो अनेक कानून, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, आने वाले समय में भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, तो न्याय प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण कानून देश के बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, उन्हीं कानूनों का सहारा लिया जाएगा। और आप इलेक्शन में कुछ भी गलत काम करते हैं तो सजा आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, यह व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत यह अधिकार है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनावों के दौरान अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करती तो उस स्थिति में इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को सस्पेंड कर सकता है, उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है। यह सब अधिकार उसको मिले हुए हैं। तो जब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है तो देश में एक बड़ा परिवर्तन होता है, खासतौर पे सरकार के लिए। और आप अब कहीं नहीं देखोगे कि आपके यहाँ पे पार्षद कौन है, विधायक कौन है, सांसद कौन है, ऐसे बोर्ड जो लगे हुए हैं वह सब बोर्ड अब ढक दिए जाते हैं, उन पर कलर कर दिया जाता है ताकि यह सभी चीजें लोग ना जाने, मतलब गवर्नमेंट का कोई प्रचार ना हो। अब जो भी होगा प्रचार होगा, जो बात रखी जाएगी कैंडिडेट अपने ऊपर रखेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रखेंगे, ना कि किसी सरकारी पद के अनुरूप। अब आप कहीं पे ये नहीं जाके कहेंगे कि मैं सांसद हूं आपके यहाँ का या मैं मंत्री हूं, नहीं। अब आप पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट रह जाएंगे, चुनाव प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। चीजें क्लियर हैं? तो एक प्रश्न जो यहां से पूछा जा सकता है कुछ इस रूप में होगा। तो चीजें पता आपको लग गई हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, मेंस के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक के बिना नहीं जाइएगा। आपको आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि यह भी सही रहा होगा चीज़ों को समझने के बाद। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं कुछ नए विषयों को लेकर के। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।